So very good evening to all of you, everyone present here in this webinar. And we all know that this webinar is on COVID 2.0 awareness on prevention and treatment. और आप सब पैनलिस्ट जो डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वेबिनार के अंदर। और ये प्रोग्राम जो है मानव कल्याण सोसाइटी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और माय केयर एंड माय फ्यूचर, तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल कोविड की जो सिचुएशन है बहुत सीरियस है, बहुत लोग परेशान हैं और बहुत लोग डरे हुए बहुत हैं। और ऐसे में क्या हो रहा है कि लोगों के मोबाइल्स के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। उन मैसेजेस में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के बारे में सजेस्ट किया जाता है। अब ये नहीं पता कि वो ट्रीटमेंट जो है वो सही है कि गलत है। तो हमें लगा कि ऐसे में सबसे बेस्ट रहेगा कि हम जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे जो फ्रंट लाइन डॉक्टर्स हैं हमारे, उनसे हम समझें कि जो ये ट्रीटमेंट जो मोबाइल्स के ऊपर आ रहे हैं वो सही है कि गलत है। और अपार्ट फ्रॉम दैट हम उनसे डायरेक्टली फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ले अबाउट दिस कोविड। इसके ऊपर एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखें, इसके प्रिवेंशन के ऊपर, इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। तो ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है इस पूरे वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो मैं सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा मानव कल्याण सोसाइटी की प्रेसिडेंट हमारे श्रीमती नरिता चौधरी जी कि आप थोड़ा सा मानव कल्याण सोसाइटी के बारे में भी बताएं और हमारे पैनलिस्ट जो है इनका भी स्वागत करें। ललिता मैम प्लीज। हेलो एवरीवन, आप सब लोगों ने आज हमारी मानव कल्याण सोसाइटी का जो पैनल है उस पर आपने आकर जो अपना कीमती समय दिया है। सबसे पहले हम अपनी मानव कल्याण अपनी एनजीओ की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं और आप सबका अपना टाइम देने के लिए हम लोग आपका दिल से स्वागत करते हैं। हमारी ये एक छोटी सी पहल है क्योंकि हम लोग सभी लोग जितने भी इसमें को एसोसिएट्स हैं, हम लोग सभी वेल सेटल्ड, वेल स्टैब्लिश हैं। तो हम लोगों को एक दिन ऐसे लगा कि हम लोगों को वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहिए और हम सब ने बैठे हुए ऐसे ही प्लान किया कि नहीं यार, हम अपनी अपनी लाइफ और अपने बच्चों के लिए हर कोई करता है, तो हम कुछ अलग करें, कुछ वेलफेयर का भी काम करना चाहिए। तो हमने ये जब इनिशिएट किया और एक हमने एनजीओ रजिस्टर्ड कराई मानव कल्याण सोसाइटी के नाम से, और अब हम 1 साल से हम इसमें चला रहे हैं। लेकिन उसी समय से कोविड का पीरियड था और हम लोगों ने ये सोचा था कि उस समय बहुत सारी जो लेबर्स हैं वो माइग्रेंट हो रहे थे, तो हमें ये लगा कि यार उनका किसी को जॉब नहीं है, किसी का कोई काम नहीं चल रहा है, तो हमें उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहिए। क्योंकि आज इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी कमी है वो है अवेयरनेस की। उन्हें अपने राइट्स का नहीं पता है, उन्हें अपने किसी चीज लॉ का नहीं पता है, उन्हें ये नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो हमने लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें बनाना चाहिए जहां से हम उनको अवेयरनेस दे सकें, हम उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे सके जहां से जुड़कर वो अपनी चीजों को सही दिशा में जा सके। क्योंकि जैसे अभी अमरीक जी ने बताया कि हमारे व्हाट्सएप पे सुबह से शाम तक पता नहीं कितनी वीडियोस आती हैं जो आपको कभी तो डॉक्टर बना देते हैं, कभी आपको ज्योतिष बना देंगे और कभी आपको डिफरेंट फील्ड्स की सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे मिल जाती हैं। लेकिन वो उनकी कितनी ऑथेंटिसिटी है वो हमें नहीं पता है। और एक दिन हमें ऐसे ही ये फील हुआ, क्योंकि जैसे अब कोविड का टाइम चल रहा है, तो हमें यही फील हुआ कि हर आदमी अपनी एक जो चाहे जिसने आज तक बायोलॉजी नहीं पढ़ी, जिसने आज तक साइंस के बारे में कुछ नहीं पता है, और वो अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और ये डाल देता है कि नाक में आप घी डाल लो, नाक में आप। मेरे कई फ्रेंड्स हैं, उन्होंने उस वीडियो को देख के उन्होंने वो डाला तो उनकी तबीयत खराब हो गई और आज वो ज्वाइन भी करी है। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को इसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा हो रहे हैं। तब हमने ये प्लान किया कि हम क्यों ना एक ऐसा पैनल तैयार करें, ऐसे पैनलिस्ट को लेकर आए जो हमें एक सही प्लेटफॉर्म पे जाकर एक सही इंफॉर्मेशन दे और हम एक सही गाइडेंस में जाकर, क्योंकि हम ये देखते हैं साइड इफेक्ट नहीं होते अगर हम सही डायरेक्शन में अगर हम अपना इलाज कर लें तो शायद हाँ जी। तो आज हम इसी हमारी एक छोटी सी कोशिश पे हमने एक ये पहल की है। उससे पहले हमने लीगल्स के ऊपर वेबिनार्स किए थे, जैसे चेक बाउंसिंग में, फैमिली डिस्प्यूट्स पर। बट जो आज की सिचुएशन है वो सबसे ज्यादा है कोविड से परेशान है पब्लिक। तो जब अगर जिंदा रहेंगे तभी हम लॉ की नॉलेज देंगे। तो उससे पहले हमने सोचा कि हम कोविड को कवर करते हैं और उसी हम रिदम में हमने आज एलोपैथिक के डॉक्टर्स को एक पैनलिस्ट बनाया। उसके बाद हम आयुर्वेद पे,
फिर होम्योपैथिक पे, और फिर उसके बाद डाइटिशियंस एंड देन लीगल, हम वो भी कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, बट वन बाय वन लेके आएंगे। तो आज हमारी ये छोटी सी पहली पहल है, इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता मैम, और बहुत ही अच्छी एक पहल है मुझे लगता है, और जो मानव कल्याण सोसाइटी की तरफ से। और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं IHRO की तरफ से, अगर डॉक्टर प्रेम सिंह नेगी या डॉक्टर राजेश कुमार जी अगर यहाँ पर हैं, और अगर मैं चाहूंगा कि IHRO के बारे में थोड़ा सा दें और वो भी पैनलिस्ट का स्वागत करें। सो एनीबडी फ्रॉम IHRO टीम प्लीज। डॉक्टर राजेश कुमार जी। अच्छा, हो सकता है, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जितने भी लोग हमारे यहाँ बीच में मौजूद हैं, कि IHRO जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, तो काफी एक एक्टिव संस्था है और लगे हुए हैं इस टाइम मानव कल्याण के लिए, और मिलकर इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे साथ। किन्हीं कारणों से वो हमारे बीच में आज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और मैं सारे पैनलिस्ट का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से, जितने भी हमारे डॉक्टर्स, हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स यहाँ पर हैं, और एक एक करके मैं आप सबके पास पहुंचूंगा, और कुछ जो क्वेश्चंस हैं कोविड को लेकर, जो जनता के मन में कंफ्यूजन्स हैं, तो आपसे, आप एक्सपर्ट्स हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपसे बढ़िया इसके ऊपर कोई रोशनी डालने वाला हमें नहीं मिल सकता। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर राजीव सूद जी से थोड़ा सा जानना चाहूंगा। राजीव सूद जी जो है फाउंडर डीन ऑफ RML हॉस्पिटल है, हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। और सर, जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो कोविड 2020 था, जब पहली बार कोरोना की आई थी पोजीशन, तब लोग इतना ज्यादा डरे हुए नहीं थे। कंपैरेटिवली जो ये नई वेव जो आई है, इसमें लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, और कहीं ना कहीं कुछ जो डेथ्स का जो रेशियो है वो ज्यादा है जो 2020 के मुकाबले। तो ये सब 2021 वाला जो कोविड है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कोविड 2020। सो अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालें तो हमारे सब दर्शकों के लिए बड़ा अच्छा होगा प्लीज। और सबसे पहले तो मैं मानव कल्याण सोसाइटी को धन्यवाद देता हूँ, और ललिता चौधरी जी जो इसकी प्रेसिडेंट हैं, कि मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया। आप सारे जो सहयोगी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उन सब का मैं वेलकम करता हूँ। और क्योंकि मेरे को आपने बिल्कुल बैटिंग ओपनिंग बैट्समैन बना दिया है, तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि इसमें कोविड मैनेजमेंट में मैं जब जुड़ा, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, आपको मालूम है दिल्ली में पहला पेशेंट आया था, और हम लोगों के वो कई लोग पूछने आते थे, क्योंकि बाहर तो ये शुरू हो चुका था कि हम बाहर से आए हैं तो हमको कहीं कोविड तो नहीं हो गया, बुखार आया। तो हम बड़ा कैजुअली लेके उसको बोलते थे, नहीं नहीं यहाँ कहाँ कोविड हो रहा है, और आप अभी छोड़िए, ये फरवरी 2020 की बात है। और उस टाइम कुछ लोगों को हमने थोड़ा सा ये एनकरेज भी नहीं किया, पर जब फॉरेन ट्रेवल करके लोग आए और पॉजिटिव पहला टेस्ट आया, और पहली डेथ भी RML हॉस्पिटल में हुई, मेरे जो हॉस्पिटल था जिसमें मैं पूरा कोविड मैनेज कर रहा था, और 2.5 महीने जब मैं इसको मैनेज कर चुका, तो मेरे को भी कोविड हो गया। मैं भी CCU में एडमिट था, ICU में, काफी सीवियर कोविड हो गया था, निमोनिया। तो मैं आपको ये बताऊं, सबसे पहले तो बात कर लें कोविड के वायरस की। वो भी आपने वेव 1 एंड वेव 2 की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि ये SARS-2 है। ये SARS-2 जो है, ये SARS-1 भी होगा ना, तभी तो ये SARS-2 बना। तो SARS-1 2003 में था, और ये SARS इन्फेक्शंस थे, ये आए थे और एपिडेमिक की शेप में खत्म हो गए थे। और SARS-2 जो आया, ये ज्यादा कंटेजियस था, और ये ज्यादा फैला और पूरे ग्लोबली फैल गया, तो इसलिए ये पेंडेमिक बन गया। एंडेमिक होता है बिल्कुल थोड़ी सी जगह के अंदर, एपिडेमिक होती है और ज्यादा, और एक ले टर्म्स के अंदर, और पेंडेमिक है जो पूरा ग्लोब इसमें चपेट में आ जाता है। और जब ये SARS-2 आया, और वायरस की एक खासियत होती है कि वो म्यूटेशन करता है। हर वायरस, कोई ये फ्लू का वायरस भी करता है, और हर 1 महीने में 1-2 उसके म्यूटेशन हो जाते हैं। तो इसलिए ये इसका म्यूटेशन होना स्वाभाविक था। म्यूटेशन जब होता है, अपनी शक्ल चेंज करता है, वो ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है और बिल्कुल वीक भी हो सकता है म्यूटेशन के बाद। और ये एक ऐसा वायरस था, RNA वायरस इसके कंस्टिट्यूएंट हैं। और ये लिपिड की लेयर होती है जो साबुन से धुल जाती है, टूट जाती है, वायरस मर जाता है। इसलिए हम साबुन और अल्कोहल
बेस्ड जो सैनिटाइजर है उनको यूज करते हैं, और इसके अंदर आरएनए मटेरियल होता है। ये अपने आप में एक ऐसा जीव है जो कि इसको विषाणु बोलते हैं, और ये ऐसा है कि जो अपने आप मल्टीप्लाई बाहर नहीं कर सकता, इसको होस्ट चाहिए। होस्ट क्यों चाहिए? कि आपकी बॉडी का इसको डीएनए चाहिए। पहले तो ये एनिमल्स के डीएनए के साथ मिक्स होके अपने आप को ग्रो करता था, रेप्लिकेट करता था, और फिर ये ह्यूमन के अंदर कंटेजियस हो गया, और ह्यूमन टू ह्यूमन जब हुआ तो पेंडेमिक की नींव पड़ी। तो इसके बारे में जो समझ थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी फेज वेव में। पहली वेव में इसको जो टेस्ट करने के लिए एक स्पेशल आरटीपीसीआर है, रिवर्स टेक्नोलॉजी का पीसीआर, वो अवेलेबल नहीं थे, और वो बहुत कम लैब्स थी। हमारे हॉस्पिटल में भी एक ही मशीन थी। इसकी जरूरत टीबी वगैरह के लिए कभी हमको पड़ती थी उसके उसके टेस्ट कराने के लिए, और प्राइवेट में तो ये मशीन ये थी नहीं, फैसिलिटी बहुत ही कम थी। अब तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। पीपी किट नहीं थी, ग्लव्स इतने नहीं थे, मास्क नहीं थे। तो पहली वेव और दूसरी वेव का जब आप डिफरेंस बोलते हैं, हमारे को ना तो इतनी अवेयरनेस थी, ना हमको ये पता था कि ये पेंडेमिक बन जाएगा, क्योंकि ये एक एंडेमिक या पहले भी आ चुका था, सार्स 1, और उस तरह से हमने सोचा था कि जैसे हर साल फ्लू होता है या स्वाइन फ्लू होता है या H1N1 जो भी आपके इन्फेक्शन आते हैं वो आते हैं और चले जाते हैं, और हम बहुत इफेक्टिवली उसको मैनेज कर रहे थे। हम लोगों को इसकी पैथोलॉजी नहीं पता थी। पैथोलॉजी होती है शरीर में कैसे इफेक्ट करता है, पहली वेव में, और दूसरी में सब पता है। तो पहली वेव में हमको ये नहीं पता था। हम सोचते थे कि इससे निमोनिया होता है, हमको वेंटिलेटर चाहिए, और ये सब के लिए बहुत भागदौड़ शुरू हो गई। पर बाद में पता चला कि इससे निमोनिया बाद में होता है, पहले इससे आपको वायरेमिया होगा पहले एक हफ्ते में, मतलब वायरस मल्टीप्लाई होगा आपके बॉडी में, और दूसरे हफ्ते के अंदर आपको इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, इन्फ्लामेशन, साइटोकाइंस निकलते हैं केमिकल उसको मारने के लिए वायरस को, और वो बाद में हमारे टिश्यूज को भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इन्फ्लामेशन होती है, और हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारी खून की नलियां, उसके अंदर क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, जिसके लिए हमको ब्लड थिनर्स देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से जो नॉलेज हमको फर्स्ट वेव में नहीं थी, सेकंड में आई, उसमें ये भी पता चला हमारे को कांटेक्ट टाइम कितना चाहिए। जब आप 2 आदमी आते हैं और वायरस ये इतना भारी है कि ये 2 मीटर भी ट्रेवल नहीं कर पाता और जमीन पे गिर जाता है ग्रेविटी के इफेक्ट से। तो इसलिए ये माना गया कि सोशल डिस्टेंसेस करें, आपके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन रोकने के लिए मास्क पहने और हैंड हाइजीन करें, और उसके बाद आप ये सारी तरह फॉर्माइट्स वगैरह इन सब का आप पालन करें। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ये डेवलप किया हमने फर्स्ट वेव के अंदर। अब जो ये इसका 20 मिनट का कांटेक्ट टाइम रखा गया था वो अब घट के 5 मिनट रह चुका है। ये जो था म्यूटेशंस हो गई हैं इसमें, जिसमें यूके का म्यूटेंट, आपके ब्राजील का और अफ्रीका का म्यूटेंट, जो अलग तरह के स्ट्रेन आ गए, और इंडिया के अंदर और दिल्ली के अंदर डबल म्यूटेशन, और अब एक आंध्र प्रदेश की भी खबर आ रही है कि वहां पे एक डेंजरस म्यूटेंट पैदा हो गया है। तो ये म्यूटेंट्स नहीं थे पहली वेव में जो अब सेकंड वेव के अंदर है। आपके सिम्टम्स पहली वेव के अंदर आपके जो थे वो बुखार, आप कहते थे फ्लू, अगर बुखार के साथ है, तेज बुखार के, तो आपको कोविड है। पर अब ज्यादातर लोग आपके एसिम्प्टोमेटिक घूम रहे हैं। आप एक आदमी को डायग्नोस करें, अगर उसका पॉजिटिव आता है तो आपको 5 से 15 तक लोग जो हैं वो बिना डायग्नोस के घूम रहे हैं सोसाइटी के अंदर, और ये कंटेजियस बहुत हो गया है। अगर आपके घर में एक बार ये घुस जाता है तो सबको होने में टाइम नहीं लगता, और इसका कांटेक्ट पीरियड जो था वो 20 मिनट से घट के 5 मिनट रह गया। अब आप 5 मिनट में रिक्वायर्ड डोज जो है वायरस की वो दूसरे आदमी को दे सकते हैं। तो इसलिए इसकी कंटेजियस ज्यादा हो गया। इसके अंदर सिम्टम्स जो हैं अब ऐड हो गए, पेट के सिम्टम, पेट में दर्द, क्रैम्प्स होना, शरीर के ऊपर चकत्ते पड़ना, रैशेस पड़ना, आंख के अंदर कंजंक्टिवाइटिस होना, ये सारे सिम्टम्स इसमें ऐड हो गए हैं जो पहले के सिम्टम थे। और इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम जो डिफरेंस आया है वो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट का आया है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो गई है इसमें सेकंड वेव में,
और एक साथ नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गए, इसलिए बहुत सारा लोगों को चाहिए। इसके लिए आपको मैं ये बता दूं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हैं इस वेबिनार के अंदर, तो इसके अंदर जो हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो भी हमारे और या ऑक्सीजन देना और ऑक्सीजन को कैसे देना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी दवाई है वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन पहले कंसंट्रेटर से आप दे सकते हैं, पर उसमें हाई फ्लो नहीं दे सकते। हाई फ्लो देंगे तो परसेंटेज ड्रॉप कर जाएगी। और उसके बाद जब आप ऑक्सीजन सिलेंडर से देते हैं तो उसका रेट आप बढ़ाते हैं, और तब आपको अगर आपकी कंसंट्रेशन जो पल्स ऑक्सीमीटर आते हैं उंगली में लगा के देखते हैं 94 से नीचे हो जाती है, तो हमको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और हाई फ्लो ऑक्सीजन बाईपैप से ऑक्सीजन या अलग से वो बाकी पैनलिस्ट उसके बारे में बताएंगे। तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो सेकंड वेव है ये ज्यादा खतरनाक है। ये वेव जो है ये ज्यादा जल्दी पीक आया है इसका, क्योंकि पहले वाली जो थी मार्च से नवंबर में आया था। और ये जो मैथमेटिकल मॉडल बनाया आईआईटी के लोगों ने, जो पहले भी उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि फरवरी में नीचे आ जाएगा, उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि जितनी तेजी से ऊपर गया उतनी तेजी से सेकंड वेव नीचे आएगी। और ये यंग लोगों को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, जो कि पहली वेव में नहीं था। उसमें जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह था उनको अफेक्ट कर रहा था, और अब तो बच्चों को क्या 10 महीने के 6 महीने के बच्चों को भी इफेक्ट कर रहा है। यंग लोगों की डेथ्स हो रही हैं। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो गए हैं ये पहली वेव और दूसरी वेव में। और आपको मैं डराना नहीं चाहता, पर अभी एक बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है कि थर्ड वेव की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये सेकंड वेव अब जल्दी चली जाएगी। ये सेकंड वेव जितनी तेजी से ऊपर गई है उतनी तेजी से नीचे आएगी। और उस आपने देखा बॉम्बे के अंदर बेटर हालात हो गए, पंजाब के अंदर बेटर हालात हो गए, और अब दिल्ली में भी आज की डेटा आप देखें, पॉजिटिविटी भी 30 से 20-22 के ऊपर आ गई है। डेथ्स भी कम हुई हैं और केसेस भी कम हो रहे हैं। तो इसलिए ये सेकंड वेव जाएगी, और हम रिलैक्स कर गए थे जो पहली वेव और दूसरी वेव के बीच में, वो रिलैक्स नहीं होना। पहली वेव में तो हमारे पास मेडिसिन भी नहीं थी, हमको ये भी नहीं पता था मेडिसिन कौन सी देनी है। अब हमारे पास वायरस से लड़ने के लिए पहले हफ्ते में रेमडेसिवियर वगैरह या जो भी हैं, या प्लाज्मा, ये पहले हफ्ते की दवाइयां हैं। और दूसरे हफ्ते में इन्फ्लामेशन और क्लॉटिंग को लड़ने के लिए हमारे को पहली वेव और दूसरी वेव में ये फर्क हुआ है कि हमारी समझ बेटर हो गई है, पर वायरस ने भी अपनी ताकत बढ़ा दी है, अपनी अपनी इन्फेक्शियस होने का ताकत बढ़ा दी है। ये फैलता ज्यादा तेजी से है और यंग लोगों को भी अफेक्ट कर रहा है। राजेश साहब, मैं आपको थोड़ा रिपीट करूंगा, हमारे और भी पैनलिस्ट हैं, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी कि ये 2021 में कैसे खतरनाक बना है, कैसी चीजें वहां बढ़ती जा रही है। मैं आगे बढ़ूं अपने, हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं हमारे डॉक्टर रविंद्र कुमार दीवान साहब, जो डायरेक्टर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत था, और क्योंकि आप बहुत क्लोजली इसके साथ कनेक्टेड हैं, और मुझे थोड़ा सा ये लोगों की तरफ से कुछ क्वेश्चन है तो आपको मैं पूछना चाहूंगा कि हाउ कोविड अफेक्टेड लंग्स ऑफ पेशेंट्स, क्योंकि देखा जा रहा है कि इस बार जो पेशेंट्स के लंग्स पर जो है कोविड का अटैक सबसे ज्यादा इस वेव के अंदर हो रहा है, और इसमें किस तरह का ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा सा बेहतर होगा, या किस तरह का ट्रीटमेंट लोगों को करना चाहिए। और इस पर सर एक चीज और, कल गुलेरिया साहब का भी ध्यान आया था सीटी स्कैन को लेकर कि लोग अपने आप सीटी स्कैन करवाने ना जाए, सीटी स्कैन करने भाग रहे हैं, और विच इज नॉट राइट। थोड़ा सा अगर आप जाने प्लीज। थैंक यू अमरीक जी। जैसा डॉक्टर सूद साहब ने ओवरव्यू तो दे दिया है जो परिस्थिति आजकल है, और डॉक्टर साहब आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। एक्चुअली मैं बाकी जो पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आप को म्यूट कर दें, जो स्पीकर है वो अनम्यूट करें, बाकी लोग म्यूट कर दें क्योंकि डिस्टर्बेंस काफी आ रही है। थैंक यू। वो कर दो ना, सबकी वॉइस ब्रेक आ रही है। कैन आई कैरी ऑन? या ओके, तो डॉक्टर सूद सर ने जो है ऑलरेडी एक ओवरव्यू दे दिया है कि कैसे वेव 1 और वेव 2 डिफरेंट हैं, एंड ऑल ऑफ अस आर अफ्रेड दैट। डॉक्टर साहब किसी ने दो डिवाइस के ऊपर लॉगिन किया हुआ है। नहीं, यहाँ तो नहीं है सर, यहाँ लॉगिन नहीं है क्या? अब ठीक है, I just keep the other device separately but it's not logged in. Is it better? Yes sir, it's better, and we can hear. थोड़ी वॉइस में ठीक कर लें, वॉइस क्लियर नहीं आ रही।
वॉइस तो सर एक ही रीजन है कि आप लोग जो बाकी लोग हैं हमारे जो स्पेक्टेटर्स हैं वो अगर अपना म्यूट कर लें तो वो बढ़िया रहेगा। और म्यूट कर ले, ठीक है। I think Mr. Amrik, you can mute everyone because you are the host. You can mute everyone other than speaker. Okay. अमरीक सिंह जी खुद ही म्यूट हो गए हैं। अब I think it's okay now. I mean, better audible now. Please sir. Okay. Yes, So I yes. say that जो important questions है, because overview has been given by Dr. Sood. What are the important questions? Number one, most 80% cases के अंदर even second wave has a mild course of action. पर जैसे आपको बुखार खांसी वगैरह शुरू हो, लोगों का क्वेश्चन शुरू होता है कि should we get an RT-PCR test done? RT-PCR टेस्ट करने में लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए इट इज बेटर टू गेट योर डॉक्टर ऑन टेलीफोनिक कंसल्टेशन, स्टार्ट द इनिशियल ट्रीटमेंट which can vary from, which is generally symptomatic, which is based on paracetamol, but some doctors can add ivermectin or doxycycline, etc. And if the symptoms are mild, and one has to just monitor his oxygen saturation probe. If oxygen saturation remains constantly above 95% or 94% on room air, nothing to worry. So इस समय हम सबको ऑक्सीजन सैचुरेशन प्रोब तो घर में रखनी जरूरी है। वो सिम्टम्स बहुत क्वाइट प्रेवलेंट है एंड एवरीबॉडी कैन नॉट गेट हॉस्पिटलाइज्ड, और दैट इज द मेन क्राइटेरिया बाय व्हिच थेरेपी इज गाइडेड। सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, the drug है remdesivir, which is the antiviral drug which prevents replication of viruses. Now this is most important in the replication phase, which is generally over by 10 days. So by 5th or 6th day, if a doctor feels that your symptoms are worsening and you feel you require antiviral drugs, it is best to administer remdesivir between 5 to 10 days. But even moderate to severe disease, whenever a patient gets a hospital bed, we give remdesivir because it is likely to decrease the viral load. पर ये समझने की जरूरत है, जो आपने लंग डैमेजेस का क्वेश्चन हुआ, lungs are damaged not because of viruses alone. Most of the virus by 2 weeks, but most of our patients which are coming have already spent 2 weeks. The lungs are being damaged because of the inflammatory response of the body and also the thrombotic response. They are causing the maximum damage to the lungs. So what can be done for that? Actually हम treatment के हिसाब से देखो, treatment उसमें कोई विशेष help नहीं कर रहा. Treatment is just supportive treatment because आपकी ऑक्सीजन कम है. So हमारा ट्रीटमेंट ऑक्सीजन पे बेस्ड है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन बनी रहे, बॉडी के जो सेल्स हैं इंक्लूडिंग हार्ट, lungs, brain and every tissue of the body remains alive till the lungs recover and are able to give oxygen back to the body. So and the basic treatment is based on dexamethasone steroids because steroids are good anti-inflammatory agents. Now हो क्या रहा है ऐसी सिचुएशन में, बॉडी का जो रिस्पॉन्स है टू द वायरस which causes a lot of inflammation, that itself is causing damage to the body. So we want to suppress it and we give doses of steroid dexamethasone, very cheap drug, which is much more valuable than remdesivir, जिसके पीछे लोग बहुत भाग रहे हैं. Remdesivir पाने के लिए कितना स्ट्रगल हुई और कितनी ब्लैक मार्केट, दो remdesivir also has a role. What is important is that all hospitalized patients under observation should get Decadron, remdesivir, another treatment. Then we add antibiotics and we give oxygen. अब ऑक्सीजन पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, ऑक्सीजन जो है क्योंकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी सडनली कम हो गई, अभी भी 100% अश्योर नहीं करी जा सकती सबको, बट ऑक्सीजन की जो है ये लोगों ने ऑक्सीजन स्टोर करके घर में रखनी शुरू कर दी, विच इज क्वाइट अनवाइज. डॉक्टर साहब ने पहले होता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं जो कि हवा से ऑक्सीजन निकाल कर पेशेंट को दे सकते हैं, पर वो बहुत माइल्ड केसेस में जिनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट 3 लीटर्स 4 लीटर्स पर मिनट मैक्सिमम है, उसी में एक कंसंट्रेटर काम कर सकता है. बियॉन्ड दैट वी रिक्वायर ऑक्सीजन फ्रॉम ए, या तो ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए या पाइप्ड ऑक्सीजन चाहिए जो कि हॉस्पिटल फैसिलिटीज में लिक्विड पाइप ऑक्सीजन के तौर पे अवेलेबल. सो दैट इज लाइफ सेविंग. So what is life saving? Steroids and oxygen are life saving in majority of the cases because they are able to maintain the tissue and metabolism of the body while the lungs are recovering. And those cases who require beyond this treatment, suppose now oxygen can be given simple by mask, high flow nasal cannula, then a non-rebreathable mask, or followed by CPAP and BiPAP according to the severity of the patient. अगर पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है तो हम उसको ग्रेजुएटेड मैनर में अंडर डॉक्टर सुपरविजन वी इंक्रीज द मेथड बाय व्हिच वी आर गिविंग ऑक्सीजन, जिसको हम वेंटिलेटर कहते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब विद वेंटिलेशन. दैट इज द लास्ट रिजॉर्ट. दैट इज a call taken by doctors on the basis of various parameters which have been defined in the medical terminology when to put a patient on ventilator. पर जनरली जो है आज तक हमने जो प्रोग्नोसिस देखा गया, जिन पेशेंट्स को वेंटिलेटर्स पे डालने की जरूरत है उनका प्रोग्नोसिस माने उनके ठीक होने की संभावनाएं बहुत बहुत कम है.
हमारे पास मैक्सिमम विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑक्सीजन और स्टेरॉइड्स उस स्थिति में प्रोवाइड करने की है जब मरीजों को जरूरत है। और इसके लिए जो है इधर उधर भागना दौड़ना, इस मेरा ख्याल बेस्ट रहेगा कि जो गवर्नमेंट सिस्टम्स में अवेलेबल है, दो सिस्टम्स आर स्ट्रीमलाइंड और सबको उसको टाइम पे अवेलेबल हो सके, तो प्रोबेबली वी कैन सेव मैक्सिमम फेटेलिटीज। बिकॉज मोस्ट जो है सबसे ट्रेजिक थिंग है कि इस बीमारी के अंदर फेटेलिटीज हो रही हैं, वेरी यंग पीपल इंक्लूडिंग मेनी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैव बीन लॉस्ट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रोवाइड दीज थिंग्स and there are efforts going on from voluntary bodies like you as well as international NGOs, the government of India, and then if it's a coordinated effort, if it reaches the correct target people who require it, then I suppose maximum lives can be saved. And as Dr. Sood has already mentioned, the curve may start flattening and we may not get as many cases and we may win over the second wave also in a reasonably intact manner, though it has caused already a lot of damage. But what is more important is that because the third wave is also likely to come, there's no reason to be afraid because fear se koi fayda nahi hota. What is important is that COVID appropriate behavior, that is social distancing, staying at home if it is not necessary, not going out of home if it is not necessary, wearing masks always in public spaces. They are the most important things. They are a bigger vaccine than the vaccine, and those, as soon as the vaccine program starts, please take vaccine. I have seen initially, now ab to vaccine ke liye jaise kholenge rush lagega because many centers will have some people get COVID at vaccination center itself. While earlier government opened it in a graduated manner, opening it to healthcare professionals and frontline workers, then people above 60 and above 45 with comorbidities, and with people above 45, and now younger people, because that is how we can manage the rush. Earlier we have seen that sometimes if 120 vaccines come to my center, only 80 were used, and we were asking anybody who can come, we will give the vaccine to that person, so that vaccines do not get wasted. Vaccines got wasted in Bombay and various several other places. Vaccines got wasted. They are very precious resource. Though vaccine does not guarantee 100% protection against COVID, neither does it guarantee that. But mostly, जिनको vaccine हो चुका है, उनको COVID हुआ भी है तो mild form का हुआ है. Though there have been fatalities reported even in vaccinated people. So you cannot take 100% guarantee with vaccination also. But the methods that we have at our disposal are social distancing, COVID appropriate behavior, vaccination, and taking appropriate advice and not fall in the trap of various WhatsApp forwards, various other alternative medicines. Of course, deep breathing exercises, yoga, etc. They are quite good, and but they are general supportive agents. The real therapy is required, and that should be taken as early as possible. Thank you. Right. Thank you, Dr. Devan. Dr. Devan, एक छोटा सा क्वेश्चन और क्योंकि अभी कल एक न्यूज में भी आ रहा था कि एक नई मेडिसिन आई है विच विल हेल्प कि उसमें ऑक्सीजन का जो परेशानी है वो लोगों को नहीं रहेगी, तो उसके बारे में बिकॉज यू आर वेरी क्लोजली मॉनिटरिंग ऑल दिस थिंग्स, तो थोड़ा सा उसमें भी अगर एक एनलाइटन करें सबको प्लीज। डीआरडीओ ने एक नई जो मेडिसिन डेवलप करी है वो कैंसर वगैरह के लिए भी काफी ट्राई करी है। व्हाट इट मींस इज इट बेसिकली स्टार्व्स द सेल्स, and so it is likely that those virus cells and those cells which are damaging the body, they will get starved, and so the patient will recover faster. And they have done some trials and it has gotten emergency approval. So because these drugs are a double-edged sword, they may cause a lot of damage to the people. So abhi medical community mein consensus nahi hai whether to go ahead with this medicine, but it has been given emergency approval, and I'm sure it is better that we wait what are the AIIMS guidelines, because AIIMS gets maximum number of AIIMS and Ramano Loya, these hospitals, they get maximum number of cases when they try an appropriate number of patients, and we define the exact role where we should give this medicine. It is not to be given by patients and general practitioners. After the guidelines are finally formulated, then it will be better to speak about this medicine. Right. Thank you very much, sir. सब हमारे बीच आज हमारे पैनल में डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा जी, who's the head of न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज प्रेजेंट है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वेबिनार के अंदर। और सर क्योंकि आप न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, तो इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि ये कोरोना का जो इम्पैक्ट है जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पर भी इसका इम्पैक्ट काफी पड़ रहा है, और इसकी प्रिवेंशन के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू? एक सेकेंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि सभी डॉक्टर्स हिंदी में लेक्चर दे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है वो जी थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश, हिंदी वर्ड्स भी हिंदी भी यूज करें ताकि हमारे जो सुनने वाले सबको वो कोई ये जो है लाइव चल रहा है, फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, तो दर्शक बहुत जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो चाहते हैं कि सबको समझ आ जाए, तो एक रिक्वेस्ट है कि हिंदी यूज करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा ताकि ऑडियंस को सबको ज्यादा समझ आ जाए। तो मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा साहब से दोबारा एक बार मुखातिब हूँगा, और सर थोड़ा सा आप इसके ऊपर एक बार रोशनी डालें जो न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाउ इट इज अफेक्टिंग दिस कोरोना इज अफेक्टिंग न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, और क्या प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं।
थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ललिता जी का मानव कल्याण समिति, सोसाइटी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और माय करियर माय फ्यूचर, आप सभी संस्थाओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने ये आज वेबिनार ऑर्गेनाइज किया और ले पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैंडेमिक के साथ एक पैरेलल इन्फोडेमिक भी चल रहा है और इन्फोडेमिक जो है वो बहुत ही जो है भ्रांतियां पैदा कर रहा है और बहुत सारे मिथ्स और जो है समाज में चल रहे हैं। और क्योंकि पैनिक वाली सिचुएशन है तो बहुत अच्छा है कि हम साइंस की बात करें, और अगले 10 मिनट मैं गुजारिश करूंगा कि मुझे दें और मैं 10 मिनटों में आपको सिर्फ साइंस और साइंस के बेस पे हम इस पैंडेमिक को कैसे हैंडल कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, उसी पे मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले तो ये कि हमारी जो क्योंकि मैं न्यूरोलॉजी को हेड करता हूं और जैसे ये पैंडेमिक शुरू हुआ तो क्योंकि लॉकडाउन हुआ और काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ, वर्ल्ड का जो स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन था हमारा ऑक्सफोर्ड के हिसाब से 100/100 वाला, तो मरीज भी आने कम हुए, तो हमने जो है जनता को जागरूक किया, लोगों को कोशिश की जागरूक करने की अलग अलग माध्यमों से, और टीवी के माध्यम से कम 150 से ज़्यादा टीवी शोज किए हैं हमने पिछले 15 महीनों में, और रेडियो प्रोग्राम्स किए हैं जो रात को 9:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो का जो पूरा नेशनल चलता है उसमें 27-28 प्रोग्राम्स किए हैं, और हिंदुस्तान टाइम्स और दूसरे नेशनल न्यूज़पेपर्स में भी इसके बारे में लिखा है ताकि जनता को जागरूक किया जा सके, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है लोगों को अवेयर करना। सभी लोग अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, अस्पतालों में कोविड के वार्ड चला रहे हैं, कोविड लोगों को मरीजों को इलाज कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, पॉलिसीज बना रही है, रिसर्चर्स अपना काम कर रहे हैं, नई नई रिसर्च लेके आ रहे हैं, और हम लोग डॉक्टर्स जो हैं अपने मरीजों को भी देख रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूरोलॉजिकल डिजीज वाले पेशेंट्स हैं, उनको बहुत दिक्कत हुई ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, और रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट से वो हॉस्पिटल में नहीं आ पा रहे थे, उनको जो है मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी डॉक्टर्स के द्वारा, न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा, और उनके सिम्टम्स भी जो बढ़ रहे थे, चाहे वो एंग्जाइटी की वजह से हो, चाहे वो डर की वजह से हो। फॉर एग्जाम्पल एपिलेप्सी पे हमने एक स्टडी किया, रिसर्च किया कि एपिलेप्सी के मरीजों को इस पैंडेमिक के दौरान क्या क्या इफेक्ट हुए हैं, क्या क्या असर पड़ा है उनकी दवाइयों पे, उनके सिम्टम्स पे, तो पता लगा कि उनके जो फिट्स बढ़ रहे हैं, जो सीजर्स की फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ गई है, और उनको दवाइयाँ जो है नहीं मिल पा रही हैं, चाहे केमिस्ट शॉप्स शुरू में बंद रही, हॉस्पिटल की विजिट्स कम हो गई। तो ये बहुत जो पैरेलल इफेक्ट्स हुए हैं पैंडेमिक के मरीजों पे, ना केवल कोविड के मरीजों पर दूसरी नॉन कोविड मरीजों पे भी हुए हैं। तो हमने इसके बारे में बहुत कुछ पब्लिश भी किया। तो जैसे हम बात करें कि न्यूरोलॉजी की, तो हम जो है, अगर आप मुझे स्क्रीन शेयर करने दें तो मैं आपको जो 2-3 पब्लिकेशन दिखाना चाहता हूँ कि न्यूरोलॉजी और कोविड-19 जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि इट इज कोविड-19 जैसे शुरू में हुआ कि सिर्फ कफ, फीवर और चेस्ट पेन या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, वो नहीं हुआ। ये मल्टी सिस्टम डिजीज बनी, और मल्टी सिस्टम डिजीज का मतलब ये है कि बियॉन्ड फीवर, कफ एंड ब्रेथलेसनेस, न्यूरोलॉजी ऑफ कोविड-19। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा कि जैसे हमारा नाक से ये बीमारी शुरू होती है, नाक, मुंह और आंख से जो वायरस अंदर जाता है, तो उसके बाद ये डायरेक्टली भी जो है ब्रेन में थ्रू ऑल्फैक्टरी नर्व जो है, जो पहले हम नर्व बोलते हैं, जो ब्रेन को कनेक्ट करती है नाक से और स्मेल से, तो उसके द्वारा ये जो उन कोशिकाओं के द्वारा, जो नर्व टर्मिनल्स के द्वारा ये ब्रेन के अंदर जो है इसकी एंट्री हो सकती है, और डायरेक्ट इन्वेजन भी हो सकता है, तो जिससे ब्रेन इफेक्ट हो सकता है। और दूसरा जो इसका तरीका है ब्रेन को इफेक्ट करने का, वो ये है कि ये जो वायरस है ये हमारे सेल्स जो हैं, चाहे वो नाक के सेल हों, चाहे वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के सेल हों, उसमें रिसेप्टर है ACE रिसेप्टर, उसके अंदर ये स्पाइक प्रोटीन की तरह जाके चिपकता है, उसके प्रोटीन के माध्यम से, जैसे कोई चाबी ताले के अंदर जाती है और ताला खुल जाता है, वैसे ही सेल का जो दरवाजा है वो खुलता है, और ये वायरस हमारे सेल्स में प्रवेश करता है, कोशिकाओं में प्रवेश करता है, और उसके बाद ये रेप्लिकेट करता है बहुत तेजी से, और बहुत ज्यादा कॉपीज बनती हैं। और उस कॉपीज में जब कोई भी चीज अगर आप देखेंगे, अगर आप किसी चीज को कॉपी करेंगे, बार बार लिखेंगे, तो कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, और उन गलतियों को हम म्यूटेंट्स बोलते हैं, ये म्यूटेशन बोलते हैं, कि वायरस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है या अलग से भेष में आ जाता है। और अब ये जो सेकंड वेव आई है, वो न्यूटन जो नए म्यूटेंट्स आए हैं, चाहे वो 117 है यूके वाला, चाहे वो 617 है इंडिया का, या 618 भी है, चाहे वो ब्राजील का P1 है या साउथ अफ्रीका का है। सो ये सब अलग अलग म्यूटेशन तभी आए हैं जब ये बहुत तेजी से रेप्लिकेशन वायरस में, जो ह्यूमन बॉडीज के अंदर होती हैं, और वायरस की कॉपीज बनती हैं, और कॉपीज में जो गलतियां बनती हैं, जो गलतियां होती हैं, वो उनको हम जो RNA के स्ट्रक्चर, जो जीनोमिक स्ट्रक्चर है, उसमें एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से बदल जाता है, और ये जो है नया म्यूटेंट आता है। और नया म्यूटेंट जो बहुत सारे 1 मिलियन से ज्यादा म्यूटेंट्स अभी तक डिस्क्राइब किए गए हैं SARS-CoV-2 वायरस के, जिसमें से 2 तरह की म्यूटेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। या तो हम जिसको
जो ज्यादा म्यूटेंट जो आता है, इसके बारे में हमें अभी क्लिनिकल जो है प्रोग्रेशन पता नहीं है, हम उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट या वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। और जिस वेरिएंट या जिस म्यूटेंट का इफेक्ट पड़ता है क्लिनिकल आउटकम पे, जैसे ये म्यूटेंट मैंने अभी आपको बताया यूके का, इंडिया का, तो हम उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोलते हैं, VOC। इसका मतलब ये कि ये वेरिएंट बहुत सिग्निफिकेंट हो गए हैं और ये अलग से बीमारी फैला रहे हैं, चाहे वो ज्यादा इन्फेक्टिविटी हो, ट्रांसमिसिबिलिटी हो या ज्यादा सिवियरिटी हो। सो ये दो चीजें इनमें देखने को मिली है। और इसमें ये भी देखने को मिला है कि ये जो सेकंड म्यूटेंट है, जो सेकंड वेव का म्यूटेंट है, ये जो म्यूटेंट है ये बेसिकली जो है ये बच्चों में भी पाया गया है। सो ये आप देखेंगे कि हमने ये पब्लिश किया सितंबर 2020 में, बियॉन्ड फीवर कफ एंड डिस्निया, ये यूएस की पबमेड में भी है, और न्यूरोलॉजी ऑफ कोविड-19 ये हमारे डिपार्टमेंट से है। ऐसे बहुत सारे हमने पब्लिकेशंस और भी किए हैं जो न्यूरोलॉजी को दिखाती हैं और ये शो करती हैं कि ये वायरस सिर्फ आपके फेफड़ों में को ही इफेक्ट नहीं करता है, दूसरे जो ऑर्गन्स हैं, चाहे वो हार्ट है चाहे वो किडनी है, उन सबको भी अफेक्ट करता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जानकारी लेना। तो मैं आपको बता रहा था कि दूसरा तरीका जो इसका ब्रेन में जाने का है वो यही है कि जैसे जैसे ये हमारे फेफड़ों में जाता है या जो दूसरे सेल्स में अफेक्ट करता है, चाहे वो हार्ट के हो, तो ये छोटे छोटे जो धमनियां हैं हमारी, जो खून को लेके जाती हैं, खून का दौरा करती हैं, उन धमनियों में जो ये सेल्स हैं ACE मैंने बताया, उस सेल्स को इन्वेड करके ये जो सेल्स के अंदर चलता है उनमें इन्फ्लेमेशन करता है छोटे छोटे, जिसको हम एंडोथेलियाइटिस बोलते हैं। और वो छोटी छोटी इन्फ्लेमेशन छोटे छोटे क्लॉट बनाती है, और वो क्लॉट शरीर के किसी हिस्से में भी जा सकते हैं थ्रू हमारी सर्कुलेशन के। सो वो जो क्लॉट्स हैं, जो हमको इनको माइक्रो एम्बोलाई भी बोलते हैं, जो बड़े एम्बोलाई भी हो सकते हैं, वो ब्रेन में जाके स्ट्रोक करते हैं, हार्ट में जाके हार्ट अटैक करते हैं, और लंग्स में जाके पल्मोनरी एम्बोलिज्म करते हैं, और किडनी में जाके भी इन्फार्क्ट करते हैं। तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है ये बताने के लिए कि ये सिर्फ जो हमारा वायरस SARS-CoV-2 वायरस जो है, ये सिर्फ हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, ये हमारे दूसरे अंगों को भी अफेक्ट कर रहा है, जिसमें ब्रेन, हार्ट, किडनी, ये सब ऑर्गन्स हैं। और एक अभी आपने सुना होगा कि नई नई चीज जो है, ये अभी ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस हम बोल रहे हैं, ये उन लोगों में है जिन लोगों को डायबिटीज है या जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे हैं, ट्रांसप्लांट पे हैं, जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या ऐसी बीमारी है। और कोविड में भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का ब्लड शुगर जो है वो डिरेंज हो रहा है कोविड की वजह से। जो लोग डायबिटिक नहीं भी हैं उनको भी ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को या देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि जिनको कोविड हुआ है या जिनको कोविड होगा या हो रहा है, वो अपने ब्लड शुगर पे नजर रखें, क्योंकि ये अब लेटली रिसर्च में पाया गया है कि उन लोगों की ब्लड शुगर डिरेंज होती है। और ऐसे लोगों को अगर आपने स्टीरॉयड प्रॉपरली नहीं दिए गए, उनको जल्दी दिए गए या ज्यादा मात्रा में दिए गए, तो वो इम्यूनिटी और स्प्रेस हो सकती है। और ऐसे लोगों को नॉर्मल फंगस जो हमारे आसपास में है, मोल्ड जो है, वो इन्फेक्ट करके शरीर में म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस नाम की बीमारी कर सकती है, जो आंखों को इफेक्ट कर सकती है, नजर भी जा सकती है, आंखों को भी निकालना पड़ सकता है, और ये ब्रेन को भी इन्फेक्ट कर सकती है। सो उन लोगों को जिनको डायबिटीज है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उन लोगों को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है ताकि ये बीमारी ना हो। अब मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट और बताना चाहता हूँ कि साइंस बिहाइंड मास्क, सैनिटाइजेशन और डिस्टेंसिंग क्या है। ये सब चीजें जो हम पिछले 15 महीने से बता रहे हैं, ये सभी चीजें साइंस पे आधारित हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मास्क की बात करें तो ये देखा गया है कि जो मास्क का कंसेप्ट है ये आज से नहीं है, काफी सालों से है। स्पेनिश फ्लू में भी मास्क लोगों ने यूज किया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए। मास्क की थ्योरी ये है कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कि आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ एंड आई प्रोटेक्ट यू, इनफैक्ट आई प्रोटेक्ट यू एंड यू प्रोटेक्ट मी। तो जो हमारी सांस बाहर निकल रही है उनमें जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर ना जाएं और बाहर लोगों को इन्फेक्ट ना करें जो हमारे आसपास हैं, उसकी वजह से ये मास्क पहना जाता है। जो डिफरेंट टाइप्स के मास्क आपने सुना होगा, सर्जिकल मास्क है या क्लॉथ मास्क है या N95 मास्क है। सो उनमें भी अलग अलग साइंटिफिक थ्योरीज हैं कि डबल लेयर मास्क कैसे प्रोटेक्ट करता है, जो फिजिकल बैरियर है। जो सर्जिकल मास्क है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज रहता है 2 लेयर्स के बीच में, जो वायरस को एंट्रैप करता है। और N95 जो रेस्पिरेटर है, वो एक उसका जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वायरस को ट्रैप करने का, उसका एक बेसिक कंसेप्ट अलग है, जो केवल हम हेल्थ केयर वर्कर्स और जो ज्यादा लोग एट रिस्क हैं उनको कहते हैं। अभी लेटली हमने ये भी पाया है कि जो ये वायरस है एयरबॉर्न भी हो सकता है, स्प्रेड एयर से भी कर सकता है। पहले हम ये कहते थे कि ये बड़े बड़े ड्रॉपलेट से फैलता है और बड़े ड्रॉपलेट थोड़ी दूर के जाने के बाद गिर जाते हैं सतह पर, जमीन पर, और वो वायरस मर जाता है कुछ समय बाद। लेकिन अब ये पाया गया कि हल्के ड्रॉपलेट्स एरोसोल से भी फैल सकता है, जो कि ज्यादा दूर तक भी रह सकते हैं और उस कमरे में भी थोड़ी देर तक रह सकते हैं सस्पेंडेड, जिसमें आप आए हैं और पहले से कोई कोविड मरीज होके गया है। तो इसलिए डबल प्रोटेक्शन, डबल मास्क भी एडवाइस किया गया है। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए,
कि कितनी दूर तक ये वायरस जा सकता है। यूएस मिलिट्री में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, छींकने के, बोलने के, कफिंग के अलग अलग पैरामीटर्स दिखाई कि उन्होंने बनाए हैं कि आपने 6 फीट की दूरी पर एक डिश रखी जिसमें अब किसी मिलिट्री रूट को कहा गया कि आप जोर से छींको, जोर से बोलो, जोर से गाना गाइए, तो देखा गया कि कितनी दूर तक ये वायरस चला जा सकता है। और ये पाया गया कि पहले ये था कि 3 फीट तक हम जो सेफ डिस्टेंस है, और वो भी पहले बच्चों में जो पेपिडेमिक हुआ था 1981 में मेनिंगोकोकल का, उस वजह से ये देखा गया कि एक क्लस्टर में जहाँ क्लासरूम में बच्चे बैठ के खाना खाते थे वहीं पे ज्यादा हुआ, तो ये देखा गया कि जो बच्चे दूर दूर बैठते थे, जिनकी सीट्स दूर दूर थी 3 मीटर 6 मीटर के बीच में, उन लोगों को ये नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद 2002 में हांगकांग से बीजिंग की एक फ्लाइट पर एक व्यक्ति जो संक्रमित था, उसने 6 फीट आगे और 6 फीट पीछे वाले लोगों को भी संक्रमित किया, तो यूएस ने, सीडीसी ने ये पाया कि नहीं, 6 फीट की डिस्टेंस होनी चाहिए कम से कम, और ये फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो कंसेप्ट है वो 6 फीट पे किया गया। सो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि हर चीज के पीछे साइंस है, और हम सबको साइंस को यूज करना चाहिए, साइंस को बिलीव करना चाहिए, और साइंस से ही हम इस पैंडेमिक पर विजय प्राप्त करेंगे। ऐसे ही जो हमारी वॉशिंग है, हैंड वॉशिंग, जो सैनिटाइजेशन हम बार बार बोलते हैं, ये जो वायरस है, आरएनए वायरस, इसके जो चारों तरफ लिपिड की लेयर है, और वो सोप जो है हमारा उस लिपिड को तोड़ता है, और उस लिपिड को टूट जाने से जो वायरस जो है खत्म होता है, और उसी वजह से हम कहते हैं बार बार अपने हाथ धोइए, या 70% अल्कोहल जो है उससे भी ये वायरस जो है, ये लिपिड लेयर टूट सकती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्टली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन फोन इज अनम्यूटेड, योर वीडियो इज स्टॉप्ड, कैसे करूं इसे? काइंडली अनम्यूट एडवोकेट नीलम जी, प्लीज अनम्यूट, म्यूट कर लें प्लीज। ठीक है सर, डॉक्टर दबीजा प्लीज कंटिन्यू सर। यस, सो जो वैक्सीन की मैं आपको बताना चाह रहा था कि तीनों फिजिकल मेजर्स जो हम बताते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, तीनों ही ये साइंस पे आधारित हैं, टाइम टेस्टेड हैं, पिछले 100 साल से यूज हो रहे हैं। पर्टिकुलरली ये जो मास्किंग वाला है, आपने वीडियोस फोटोज देखे होंगे 1917 के, 1918 के, 1919 के, सब लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, तब भी यही हुआ था। और ये जो डिस्टेंसिंग वाला कंसेप्ट है, ये अभी तक चल रहा था 2002 तक, और 2002 में ये 6 फीट का जो फार्मूला आया, और ऐसे ही सैनिटाइजेशन का भी साइंटिफिक थ्योरी है। इसके साथ साथ एक और बात जो इम्पोर्टेंट है कि ये है कि इस वायरस को क्या चाहिए, इस वायरस को लोग चाहिए, ताकि ये वो लोग जो जिनको ये इन्फेक्ट कर सकता है, जो ससेप्टेबल है, वनरेबल होस्ट हैं, जिनको इन्फेक्शन पहले नहीं हुई है, या जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, जो अनप्रोटेक्टेड हैं, ऐसे लोग चाहिए वायरस को। और ऐसे लोग अगर ये भीड़ में है तो वायरस मैग्नेट की तरह इनको चिपकता है और उन लोगों को इन्फेक्ट करता है फटाफट, और वो आगे जाके लोग फैलाते हैं। इसलिए 4th पिलर जो है ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का, वो ये है कि आप क्राउड का हिस्सा मत बने, बाहर मत जाएं। बहुत बड़ी थ्योरी है, साइंस है। मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में अभी पिछले दिनों ही लिखा है आर्टिकल 4 मार्च को कि साइंस ऑफ बिहाइंड सुपर स्प्रेडर इवेंट्स क्या है, कैसे कैसे स्टडीज हुई हैं, बहुत सारी स्टडीज हुई हैं साइंस में जो ये बताती हैं कि कैसे ये जो भीड़ जो है इस वायरस को प्रोपेगेट करने में मददगार करती है। सो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि स्टे एट होम, बिल्कुल फॉलो करें, जब तक बहुत जरूरी नहीं हो बाहर मत जाएं, और भीड़ का हिस्सा मत बने, और इस वायरस को फैलाने में अपना सहयोग मत दें। अगर आप वायरस को आपके पास आता है और आप प्रोटेक्टेड हैं तो आप डेड एंड हैं, वायरस आप तक आगे खत्म हो जाएगा और आगे नहीं फैलेगा। अगर आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं वैक्सीन से या वैसे, तो वायरस को आप स्प्रेड करने में फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप बढ़ावा दे रहे हैं। सो इसलिए भीड़ का हिस्सा मत बने, आप बाहर मत निकलें अगर बहुत जरूरी नहीं है। अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है या टेस्ट कराना है तो अलग बात है, लेकिन कोशिश करें कि आप अपने घरों में रहें, फुली वेंटिलेटेड हाउस में रहें, ताकि हवा का आदान प्रदान रहे और जो है हवा जो है क्रॉस वेंटिलेटेड रहे। अगर वायरस है भी तो वायरस बाहर जो है हवा से बह जाए। सो ये 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए। जो लास्ट जो चीज है वैक्सीन के लिए, बहुत आपने सुना होगा वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं वैक्सीन के, और ये जो मैसेंजर आरएनए प्लेटफॉर्म जो अभी नया पहली बार आया है, पहली बार इस्तेमाल हो रहा है मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन के लिए। आज तक कोई भी वैक्सीन इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बनी है और 80 to 95% तक इफेक्टिव रही है। और यूएस में तो बहुत उन्होंने अपनी 30 to 40% पॉपुलेशन को इम्यूनाइज कर दिया है और कंट्रोल भी कर लिया है। और ऐसे ही यूके ने भी अपनी पॉपुलेशन को, बहुत सारी पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज लगा दी है। उन्होंने अपनी तीनों वैक्सीन जो है वहाँ पे अप्रूव्ड हैं, उनकी जो ऑक्सफोर्ड वाली भी है और दोनों मॉडर्ना और ये ऑक्सफोर्ड वाली भी। और उन लोगों ने इसी तरीके से अपने आप को, जो सेकेंड वेव पैंडेमिक की जो वहाँ हमारे तरह ही आई थी दिसंबर से फरवरी में, उन्होंने कंट्रोल किया है वैक्सीनेशन के द्वारा और जो लॉकडाउन लगा के। और ऐसे ही हमारी वैक्सीन जो है, हमारे देश में 2 वैक्सीन हैं, चाहे वो एक जो कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन है जो सेफ और इफेक्टिव पाई गई है, मिलियंस ऑफ लोगों को, करोड़ों लोगों को लग चुकी है,
वो एक किल्ड वायरस के कंसेप्ट पे है, जो टाइम टेस्टेड वायरस वैक्सीन जो हमारी हैं ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं, पोलियो की हो चाहे दूसरी वैक्सीन हो। हमारे देश में सभी ज्यादातर वैक्सीन उसी प्लेटफॉर्म पे चल रही थी, और जो भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने उसी प्लेटफॉर्म को यूज किया है जो हमारे देश में पहले से ही प्रचलित था। और जो दूसरी ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है जिनको वायरल वेक्टर वैक्सीन बोलते हैं, वो एक हार्मलेस एडिनो वायरस चिंपैंजी वाला जो वायरस के कंधे पे मैसेंजर आरएनए रख के हम जो बॉडी में इंजेक्ट करते हैं मसल्स में, वो सिर्फ आरएनए का एक छोटा सा पार्ट है, मैसेंजर आरएनए का स्पाइक प्रोटीन का पार्ट है जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट करता है। खुद प्रोटीन है, वो वायरस नहीं है। दोनों वैक्सीन में सिर्फ वायरस की डीएनए आरएनए का एक पार्ट है जो हमारे सेल्स में जाके जो हार्मलेस वायरस है वो खत्म हो जाता है, लेकिन वो स्पाइक प्रोटीन हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है, रेप्लिकेट करता है। उसके बाद फिर जो है हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है, प्रोटेक्शन बनाती है, और ये जब दोबारा से अगर एक्चुअल में वायरस अटैक करता है तो हमारी बॉडी पहचान लेती है उस वायरस स्पाइक प्रोटीन को और उसको खत्म करती है, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन होती है। सो ये दोनों वैक्सीन जो हैं बहुत इफेक्टिव हैं, गंभीर बीमारी से बचाती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन से बचाती हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने आप को अपनी जान बचाना चाहते हैं तो जैसे ही आपका नंबर आए, जैसे ही आपको मौका मिले, आप वैक्सीन लगवाएं, अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने समाज को बचाएं और अपने देश को बचाएं। ये जो सेकेंड वेव चल रही है अभी भी बहुत जो है हम देख रहे हैं 20 to 30% पॉजिटिविटी रेट है। WHO ये कहता है कि ये जो पॉजिटिविटी रेट है कम से कम 2 हफ्ते तक 5% से नीचे होना चाहिए, तभी हम ये कह सकते हैं कि पैंडेमिक अंडर कंट्रोल है। सो इसलिए ये जो आने वाले कुछ हफ्ते हैं, सतर्क रहें, सहयोग करें, एक दूसरे की मदद करें और वायरस पे विजय पाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। और हालांकि टाइम, क्योंकि टाइम की मर्यादा को भी ध्यान में रखना है, और लेकिन इंफॉर्मेशन इतनी अच्छी और जरूरी थी कि मैं चाह के भी आपको रोक नहीं सकता था, क्योंकि बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है जिस पर्पस के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और लोग सुनना चाहते हैं। और ये इंफॉर्मेशन मुझे लगता है कि सबके बहुत काम आएगी, इन सारी इंफॉर्मेशन को।